ओके डियर फ्रेंड्स, अब आपके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, ये टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जिसको न केवल यूरोपियन हिस्ट्री में बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ा गेम चेंजर माना है, बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट। लेकिन आप जानते हो स्टूडेंट्स, मैंने कभी भी किसी टॉपिक को अकेला नहीं देखा, क्योंकि मेरा अपना मानना है आप टॉपिक को पढ़ना अलग चीज़ है और उसे क्वेश्चन के लेवल पर उस नॉलेज को उतारना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो किसी टॉपिक विशेष को इन आइसोलेशन देखते हो, तो फिर उस टॉपिक से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके लेखन में वो विश्वसनीयता नहीं आ पाती। आप अगर लिखोगे तो लगता है जैसे कोई उदाहरण लिए हुए विचार आप लाए हो, कुछ रटी रटाई चीज़ें लाए हो, या फिर क्वेश्चन कुछ और होता है और स्टूडेंट उसका उत्तर अपने तरीके से देना शुरू करते हैं। आप सोचो, इस आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर क्लास 7th है। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक 2019 के क्वेश्चन को मॉडल आंसर के तौर पर शायद रखा था, ज़्यादा मेरे ध्यान है, वैसे इस बार उसकी फिर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन था अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति को इंटीग्रेटेड पूछा था, आपको याद होगा। क्वेश्चन को आप अगर याद करिए तो क्वेश्चन था कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी। तो उसमें फ्रांस की क्रांति के कारणों की कोई चर्चा नहीं है, उसमें नेचर की चर्चा नहीं है, घटनाक्रम की चर्चा नहीं है, अमेरिकी क्रांति न फ्रांस की क्रांति की। उसके महत्व की चर्चा अवश्य, परंतु अगर महत्व हम केवल लिखते हैं तो ही क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं। आधारशिलाएं रखी तो इसका मतलब है कि पूरी अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति से जो महत्वपूर्ण विचार हैं उन विचारों को हमें फिल्टर आउट करना होगा और फिर हमें क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार से रखना होगा। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो उस की वर्ड को याद रखो, आपको पढ़ना है चेंज। अब देखो, एक दिलचस्प चीज मैं बताता हूँ कि आप अगर अकेला अमेरिकी या फ्रांस की क्रांति पढ़ो तो पहले आपको मैंने यहाँ पर अपनी पीपीटी में डाला है और बिल्कुल ही बोल्ड अक्षर में डाला हुआ है, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। यह फ्रांसीसी क्रांति ने मध्य युग से आधुनिक युग में संक्रमण की उस प्रक्रिया को पूरा किया जो पुनर्जागरण और प्रबोधन से प्रारंभ हुई। तो जब हमने फ्रांस की क्रांति आरंभ की तो मैंने आपको सबसे पहले सूचना यह दी कि मध्य युग से आधुनिक युग में जो संक्रमण की प्रक्रिया है, जो पुनर्जागरण और धर्म प्रचार आंदोलन के माध्यम से वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, फ्रांस की क्रांति ने उस प्रक्रिया को लगभग पूरा किया। तो मतलब इसका सूत्र कुल मिलाकर चला जाता है मध्यकाल तक। अब इस क्रम में पीछे आपने देखा, मेरा आपको याद होगा कि जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो इसीलिए मैंने आपको एक तथ्य बताया था, याद होगा कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको प्राचीन विश्व और मध्यकालीन विश्व की थोड़ी सी झलक दी थी। क्योंकि मध्यकालीन विश्व अधिकतर तो आप देखते हो विश्व इतिहास यूरोप केंद्रित है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पार्ट इतिहास का है जिसे आप यूरोपियन हिस्ट्री को सेंटर में रखकर देख सकते हो। यूरोप डिफाइन करता है विश्व के बाकी क्षेत्रों में परिवर्तन के क्रम को, यूरोप से पृथक करके आप उसे नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि स्वयं यूरोप भी कोई अचानक से परिवर्तित नहीं हुआ, एक लंबी कहानी है उसकी यात्रा की। मैंने आपको बताया कि प्राचीन विश्व, प्राचीन यूरोप में क्या स्थिति थी, प्राचीन आप एशिया और प्राचीन यूरोप की तुलना करिए, आपको दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जब आप मध्यकालीन यूरोप में आते हो तो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज तब तक आ जाती है। रोमन कैथोलिक यूनिवर्सल चर्च व्यवस्था आ जाती है जो मानव के वैचारिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। फिर सामंतवाद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आ जाता है जिसने राज्य व्यवस्था को लगभग समाप्ति कर चुका है। रोमन साम्राज्य के वो पुराने दिन लद जाते हैं। क्लासिकल जो परंपरा है जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन ने लाई थी, वो परंपरा ईसाइयत के दबाव में दब जाती है। जो विचारों का या विचारों के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण प्रगति प्राचीन यूरोप ने किया था, एंशिएंट सिविलाइजेशन में, विशेषकर ग्रीक सिविलाइजेशन में, वो सब उपलब्धियां दब जाती हैं और रह जाता है 3 संस्थाएं, जो तीनों संस्थाओं को टूटने की आपने प्रतीक्षा की। तो मैंने आपका जो पहला पार्ट बनाया था तो प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व और आधुनिक पश्चिम का उद्भव। तो उसी क्रम में आपने देखा था किस प्रकार से व्यावसायिक क्रांति से प्रक्रिया शुरू होकर और 30 वर्ष युद्ध तक प्रक्रिया जाती है और उन्हीं प्रक्रियाओं का प्रभाव है, उन्हीं की कृपा है, ये सारी मध्ययुगीन संस्थाएं हिली, इसमें टूटन आई और तब उस यूरोप का विकास हुआ जिसे आप आधुनिक यूरोप कहते हैं। यहाँ तक की यात्रा आपने की। फिर आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँ मेमोरी में, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ आपके दिमाग से निकल गया हो। फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग खंड 2 जहाँ से हमने शुरू किया है, यहाँ पर हमने अकेला फ्रांसीसी क्रांति नहीं रखी, यहाँ पर हमने कई टॉपिक्स को एक दूसरे से जोड़ कर रखे। खंड 2 में अगर आप देखते हो तो इसमें हमने पहला टॉपिक रखा था प्रबोधन, ओके, और फिर दूसरा टॉपिक हमने रखी अमेरिकी क्रांति और तब जाकर तीसरा टॉपिक आपकी फ्रांस की क्रांति आ रही है। ये बहुत लंबी यात्रा, 25 वर्षों तक यूरोप में उथल पुथल होता रहेगा। तो फ्रांस बदलेगा, यूरोप बदलेगा और फिर यूरोपीय उपनिवेशवाद के माध्यम से यह विचार उपनिवेशों में भी आ जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलेगी। तो हम चाहते हैं कि इसको सांगोपांग आप जानिए, यह बदलाव की प्रक्रिया किस प्रकार से पीछे के बदलाव से जुड़ी हुई है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर लाता हूँ एक चीज पर। सबसे पहले हम इनके कारणों की चर्चा करते हैं। तो कारणों में पहला कारण आपको दिया हुआ है, मैं एक ही बार आपको देखो, ये मोटे तौर पर जो कारण है आपको यहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, ये सभी कारणों से हम आपको अवगत कर रहे हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि यह भी एक आधा अधूरी तैयारी, पूरी तैयारी वह है जो पीछे से आप बदलाव देख रहे हैं, उस बदलाव में कहाँ स्थान रखता है। जैसे आप राजनीतिक कारक में देखो तो आप यहाँ पर सूचना मिलती है कि यूरोप के अन्य राजाओं के विपरीत जिन्होंने स्वयं को प्रबुद्ध शासक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, फ्रांस के शासक अभी भी अपने निरंकुश शासन के दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि उनकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में गिरावट आई। मतलब यहाँ पर आपको सूचना दी जाती है जब यूरोप के बाकी शासक
मैंने ये बाकी तो सभी शासक नहीं, लेकिन यूरोप में देखो 2 बातें हैं। जैसे पीछे आप बस थोड़ी-सी अपनी मेमोरी पर बल दो, आपको पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। हम लोगों ने एक चीज़ तो देखी जो सामंतवाद जैसी संस्था टूटी थी, पवित्र रोमन साम्राज्य में दरारें उत्पन्न हुई थी, तो राष्ट्रीय राज्य आया था। आपने यह देखा कि सामंतवाद का विघटन हुआ तो उसके कम से शक्तिशाली राजतंत्र आया था। आपने यह भी देखा कि चूँकि व्यावसायिक क्रांति चल रही है, तो व्यावसायिक क्रांति सामंतवाद के टूटन में भी एक कारण बनी, क्योंकि अगर व्यावसायिक क्रांति हुई है, तो व्यापारिक गतिविधियाँ तीव्र होगी, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एक व्यापक अर्थव्यवस्था में डलेगी, पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ढलेगी, फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी निर्माण कर देगी। तो जब इतने सारे बदलाव आएँगे, तो उन व्यापारिक गतिविधियों का तो एक परिणाम ज़रूर हुआ है कि मुद्रा का लेन-देन शुरू हुआ। और मैंने आपको पहले ही मेनर सिस्टम बताई हुई है, आपको याद होगा, आपने रिवाइज़ किया होगा कि मुद्राओं की गर्मी और उसकी आँच को बर्दाश्त नहीं कर पाता है सामंती पद्धति, क्योंकि वह वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होती है। और जब एक बार नकदों का लेन-देन आरंभ हो जाता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चल नहीं पाती है। उसका टूटना तय होता है, ओके? तो वह टूटा। अब सामंतवाद टूटा तो इधर पूंजीवाद भी विकसित हो रहा है। सामंतवाद के कब्र पर जब पूंजीवाद का विकास हो रहा है, अब पहला उसकी अभिव्यक्ति व्यावसायिक पूंजीवाद है, व्यावसायिक चरण का पूंजीवाद है। औद्योगिक क्रांति अभी दूर की चीज़ है, जो आगे हम आपको बताएँगे। तो जब पूंजीवाद आ रहा है, तो उसके साथ मध्य वर्ग की शक्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो नया वर्ग है, पहले तो मैंने आपको बताया था, कुलीन वर्ग आपने देखा था, और ये पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसामान्य, अब एक मध्य वर्ग आ चुका है। तो मध्य वर्ग, उभरता हुआ मध्य वर्ग भी को भी परेशानी थी सामंतों से, चर्च से भी, और राजतंत्र उभर रहा है सामंतवाद के कब्र से, तो उसे भी पहले बड़े जो पतन हो रही सामंती व्यवस्था है, उसको और दबाने के लिए उसको सेना, नौकरशाही आदि चाहिए। इसी क्रम में मैंने आपको वाणिज्यवाद बता दिया था, जो व्यावसायिक क्रांति वाणिज्यवाद में ढल गई। तो आपने यह भी देखा कि वाणिज्यवाद फॉर टाइम बीइंग राजतंत्र और मध्य वर्ग का गठबंधन था, क्योंकि इन दोनों के उस समय समान शत्रु थे, चर्च और कुलीन वर्ग। खैर चलिए, अंत में राजतंत्र की जीत हुई मध्य वर्ग की सहायता से, सामंती व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के रूप में टूट गई। एक समय था कि सामंत बड़े-बड़े किले बनाकर रहते थे, उनके पास सेना होती थी, उनको दबाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता था, लेकिन संयोग ऐसा हुआ और रिसोर्सेज़ भी मोनार्की के पास अधिक आ गए, तो फिर उन्होंने अ, तोपखाने का विकास कर लिया, और जब आर्टिलरी जब आ गई, तब तो और भी बड़ी बात है, अब कोई भी किले दुर्भेद्य नहीं रह गए, इम्प्रेग्नेबल, उनको तोड़ दिया जाता था, तो सामंतों को दबा दिया गया। उधर सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था भी टूट गई, तो राजतंत्र उभरता, आपको याद होगा, पीछे हमने आपको बताया हुआ है। अब इसी क्रम में क्या हुआ कि अब एक नया पावर इक्वेशन आ गया, क्योंकि जो उभरता हुआ मध्य वर्ग 18वीं सेंचुरी तक यह भी अब ताकतवर हो चुका है, इसकी आकांक्षाएं भी बढ़ चुकी हैं। वाणिज्यवाद से इसे फायदा नहीं था, उसका मुख्य फायदा राजतंत्र को था, लेकिन मध्य वर्ग या व्यापारी वर्ग में, व्यापारी वर्ग में यहाँ मध्य वर्ग कह रहे हैं, वैसे मध्य वर्ग में केवल व्यापारी वर्ग ही शामिल नहीं होता है, ये अपने आप में बड़ा ही एक कह सकते हो कंप्लीट क्लास होता है, इसमें बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग एक डोमिनेंट वर्ग है। अब व्यापारियों में भी शक्ति और आत्मविश्वास उभरता हुआ मध्य वर्ग में आ चुका है, वो राजतंत्र पर अब उसकी उतनी निर्भरता है नहीं। राजतंत्र अब क्वीनबर्ग चर्च के दबाव से निकलकर अपने आप को निरंकुश बनाने की कोशिश कर रहा है। यह बात उभरते हुए मध्य वर्ग को मंजूर नहीं है, आपको याद होगा। तो मध्य वर्ग ने जब राजतंत्र पर शक्ति में भागीदारी के लिए दबाव डाला, तो राजतंत्र ने फिर एक नया पावर इक्वेशन बना लिया। अब जो टूटा हुआ या जो बचे खुचे जो सामंतवाद का अंश है, उस सामंतवाद के अंश को उसने, यानी सामंतों या कुलीनों को उसने उसके साथ थोड़ा सा संबंध सुधार दिए। उधर चर्च भी अब राष्ट्रीय चर्च हो चुका है, क्योंकि अब तो रोम से उनका संबंध, अधिकतर जो महत्वाकांक्षी शासक है वह रोम की शक्ति भी सिमट चुकी है। पवित्र रोमन साम्राज्य भी अब टूट चुका है 30 वर्षीय युद्ध के बाद, और रोम भी अब उतना पावरफुल नहीं रह गया है। तो वैसी स्थिति में जो क्षेत्रीय चर्च थे, जो पूरे यूरोप में फैले हुए थे, जिसको आप सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, तो अभी मोर और लेस राष्ट्रीय चर्च बन चुके हैं। तो अब मोनार्क के सामने कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब वो चर्च भी उसके लिए खतरा नहीं है, कुलीनबर्ग भी उसके लिए खतरा नहीं है। तो मोनार्क ने, राजतंत्र ने एक दूसरा गेम खेल दिया। उसने चर्च को और कुलीनबर्ग को आपस में मिलाकर और सोचा कि चलो मध्य वर्ग को ही काउंटर बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि मध्य वर्ग तो भविष्य की शक्ति है, और ये तीनों अतीत की शक्ति थी, और तीनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे थे, तीनों के हक भी आपस में मिल रहे थे। क्योंकि देखो, अब चर्च, तो चर्च की शक्ति का आधार भी लगभग मध्ययुग है, कुलीन वर्ग की शक्ति का आधार भी मध्ययुग है, राजतंत्र भी पुराने युग से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, अभी पुनर्जीवित होकर फिर लौटा, ये बात दूसरी है, लेकिन कोई नया इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। अगर नयापन किसी में है तो वो मध्य वर्ग में है। मध्य वर्ग प्रतिभा पर आधारित वर्ग है, मध्य वर्ग उद्यमशील वर्ग है, मध्य वर्ग एक उभरता हुआ और महत्वाकांक्षी वर्ग है, मध्य वर्ग भविष्य के परिवर्तन की ओर देख रहा है। अब ये सब बातें तो मोनार्की को डराने वाली है, क्योंकि मोनार्की समझ रहा है कि हम तो हैं बीते हुए दिनों के चीज। अब ये मध्य वर्ग भविष्य में ताकतवर होगा, तो फिर मेरे पंख कतरता जाएगा और हमें बस एक कमजोर निकाय बना के छोड़ देगा, हो सकता है समाप्त लेकर। तो वो अपनी जान बचाने के लिए कुलीनबर्ग और चर्च की ओर देख रहा से चाह रहा है कि थोड़ा इसी से गठबंधन बन जाता है। उधर कुलीनबर्ग और चर्च है, उनको भी राजतंत्र से बड़ा लव हेट रिलेशन है। लव हेट रिलेशन से मतलब यह है कि एक तरफ वही राजतंत्र उन्हें दबाया है, अब वही राजतंत्र उनका संबल भी है, वही राजतंत्र उनको बचा भी सकता है, क्योंकि मध्य वर्ग अगर ज्यादा ताकतवर होगा तो उनकी बची खुची शक्ति को भी दबा देगा। अब देखिए, सामंतवाद की जब आप बात करते हो, तो सामंतवाद के 3 पहलू होते हैं। सामंतवाद के एक पहलू होते हैं, जो मैं आपको बताऊं, जब सामंतवाद की बात करते हो तो सामंतवाद के प्राय 3 पहलू होते हैं। एक इनका पहलू होगा जिसे आप कहोगे राजनीतिक। तो सामंतवाद का एक पहलू राजनीतिक पहलू होगा, और इसका दूसरा पहलू आर्थिक पहलू होगा। आर्थिक,
पर अगर आप इसे देखेंगे तो इसका तीसरा पहलू सामाजिक पहलू है। एक तीन पहलू। अब मैं आपको बताना चाहता है कि एक्चुअली ये जो सामंतवाद था या सामंत कुलीन भी आप इसे पहले से कुलीन है, तो इनकी अपनी शक्ति थी, इनके किले थे, इनकी सेना थी, तो इनको राजनीतिक शक्ति देती। इसके अब राजनीतिक शक्ति का साथ इनका कुछ कुछ और विशेषाधिकार भी अन्य तरह के हैं। जैसे अब आर्थिक शक्ति में इनका क्या है, वे किसानों से कर लेते थे, किसानों से उपहार लेते थे, किसानों से बेगार लेते थे, लेकिन हाँ ये कर मुक्त। ये बताया जाता है कि इनको राज्य को कोई कर नहीं देना होता, उल्टा ये किसानों पर कुछ महसूल या कर लगाते थे, तो जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सामंत। और इनके आर्थिक विशेषाधिकार क्या थी, तो मेहनत प्रणाली जो पुरानी थी वो तो टूट रही थी, लेकिन भूमि के एक बड़े भाग पर इनका दावा था, भूमि के एक बड़े भाग पर इनका दावा था, और यह मानकर चलते हैं किसान अगर वो भूमि जोतते हैं तो कम से कम उनको पैसा दे, रकम दे, तो ये आर्थिक इनके विशेषाधिकार बने हुए थे। इसके अलावा किसान जो उपजाते थे, विशेषकर फूल फल सब्जी दूध, उसके कुछ भाग इनके घर पर उपहार में पहुंचाते थे। और इसके अलावा यह भी था, ये अधिकतर मैं निम्न वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो जब उनके घर पर फल फूल सब्जी उपहार आदि पहुंचाते थे, तो एक, क्योंकि देखो वर्ग में आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एक तो हो गया ऊपर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इनको आप विशेषाधिकार प्राप्त मानिए, ये एक पैसा टैक्स नहीं देता है, उल्टा लेते हैं। राजतंत्र अपना है वो तो है ही, मोनार्की पावरफुल है। और ये उनके जो आर्थिक विशेषाधिकार है, जो आर्थिक विशेषाधिकार हमने आपको बताए, और सामाजिक विशेषाधिकार है जो अपने आपके विशेष ब्लड का दावा करते हैं, उनके कुछ अपने तामझाम हैं, उनकी कुछ औपचारिकताएं हैं कि सामंत के सामने आप पहुंचेंगे तो औपचारिकताओं का पालन करना होगा। जो नीचे के सामंत थे ऊपर के सामंतों के लिए कुछ औपचारिकता का पालन करते थे, या एक कुलीन दूसरे कुलीन से मिलते, और जब जनसामान्य कुलीन से मिलते हैं तो उनको भी कुछ औपचारिकता का पालन करना चाहिए। ये सब इनके कुछ सामाजिक विशेषाधिकार के रूप में सुरक्षित। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब राजतंत्र से इनकी लड़ाई हुई और राजतंत्र ने जब इन्हें पराजित किया, सामंतों कुलीनों के उनके किले तोड़ दिए, उनकी सेना को भंग कर दिया, उन्हें अधीन बना लिया, इस पूरी प्रक्रिया में इनकी जो राजनीतिक शक्ति है वो चली गई, परंतु इनकी जो आर्थिक विशेषाधिकार है और सामाजिक विशेषाधिकार है वो आज भी बने हुए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जैसे हम फ्रांस की क्रांति जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, सामंतवाद का अंत। तो आपके मन में बरबस जिज्ञासा होगी, चूंकि सामंतवाद को पीछे मैं आपको बता चुका हूं, आपको जिज्ञासा ये होगी कि यार ये सामंतवाद कितनी बार इसका अंत हुआ, एक बार पहले अंत करवा चुके सर, फिर दोबारा अंत करने की बात कर रहे हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स द फ्यूडलिज्म हैज बीन अबोलिश्ड, तो दैट विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन फॉर यू। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, और उनके आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार अभी भी बचे हुए हैं। तो सामंतवाद आर्थिक सामाजिक पद्धति के रूप में अभी बचा हुआ है। अब राजतंत्र इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उनके आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार समाप्त हो, क्योंकि मोनार्की को ऐसा लगता है कि भाई चलो, अगर ये आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा तो इसका मतलब है पुरातन व्यवस्था। उसके लिए फ्रेंच टर्म है, फ्रांसीसी भाषा तो अलग है, आप जानते हो, उसमें बार बार एक शब्द का प्रयोग इंग्लिश में होता है, कई बार हिंदी में भी आपको लिख देंगे एंशियन रिजीम, यानी टी इसमें लगा हुआ नहीं है, एंशियन नॉर्मली धोखे धोखे होते हैं लोगों को कि एंशियन रिजीम प्राचीन व्यवस्था, दैट इज कॉल्ड एंशियन रिजीम, और मतलब वही पुरातन व्यवस्था या प्राचीन मतलब पुरानी व्यवस्था से निष्काश है। ये जो एंशियन रिजीम है वो एंशियन रिजीम के ही एक पहलू है आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकार। तो अब मोनार्की को डर है कि यार ये भी हट जाएगा वो भी हट जाएगा तो एंशियन रिजीम ही समाप्त हो जाएगा, तो इसका मतलब जब पुरातन व्यवस्था जाएगी तो हम भी तो पुरातन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, और तीनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, कुलीन वर्ग, चर्च और राजतंत्र। तो अगर इनके विशेषाधिकार गए तो इतना द्रुत परिवर्तन होगा कि हमारे विशेषाधिकार तो चले ही जाए। इसलिए अब मोनार्की इंटरेस्टेड नहीं है कि ये अधिकार इनके सामंतों कुलीनों के जाए, अब इंटरेस्टेड है मध्य वर्ग, लेकिन अब मध्य वर्ग का हित स्वयं मोनार्की से टकरा रहा है, क्योंकि अब जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई मोनार्की मध्य वर्ग में होनी है, और मोनार्की के साथ अब कुलीन वर्ग यानी एरिस्टोक्रेटिक क्लास और चर्च भी फॉर टाइम बिंग खड़े हो गए। ध्यान रखिएगा, उन सभी का भी ईमान एक नहीं है, क्योंकि उनके अपने इंटरनल हितों में भी टकराहट है। कई बार आप देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज में, हम किसी स्टेट विशेष का नाम नहीं लेना चाहेंगे, कई बार आपको आश्चर्य होता होगा कि दो पार्टियां जो कभी हमेशा एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, वो अचानक चुनाव से पहले दोनों मिलकर एक गठबंधन बना लेते हैं, और फिर वो गठबंधन लोगों को आश्चर्य में डाल देती है कि ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, और आपने हाल में देखा होगा ऐसा। तो कुछ वही बात वहां चरितार्थ हो रही है, कुलीन वर्ग और चर्च का गठबंधन मोनार्की के साथ बना हुआ है, परंतु एक दूसरे के प्रति दोनों ईमानदार नहीं रहेंगे भी नहीं, दोनों के अपने वर्गीय हित है। तो ये दोनों फॉर टाइम बिंग एक कॉम्प्रोमाइज, लेकिन आपस में भी इनके कुछ कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। जैसे आप मान लो कुलीन वर्ग है, तो कुलीन वर्ग इस दर्द को नहीं भूल पाया है कि हमारे बहुत सारे अधिकार इन्होंने छीन लिए मोनार्की ने, तो वो इस ताक में है कि मोनार्की कमजोर होगी तो हम अपने अधिकारों को दोबारा प्राप्त कर लेंगे। ये दोहरी लड़ाई लड़ रहा है, एक तरफ मोनार्की से भी अधिकार वापस पाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ मोनार्की के साथ मिलकर मध्य वर्ग को उभरने से भी रोकना चाहता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, और ये कॉम्प्लिकेशन आपको समस्या नहीं देगी, पॉइंट तो मैं आपको सामने दे देता हूं। इतनी सारी बातें मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपके कॉन्सियसनेस में बात रह जाए कि परिवर्तन में बाधाएं क्या है, और जब ये बाधाएं टूटेंगी तो कितने द्रुत परिवर्तन होंगे वह देखकर आप स्वयं चकित रह जाएंगे। तो देखो ये पहलू है, इस पहलू को आपने देखा, अब देखिए। तो कुल मिलाकर राजनीतिक वाली में यह तय हुआ कि शासक निरंकुश। अब निरंकुश शासक है तो इस पर एक पहलू और भी खुलता है, क्योंकि मैं पीछे आपको अमेरिकी क्रांति सॉरी इससे पहले सबसे पहले प्रबोधन बता चुका हूँ, वहीं पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो राजतंत्र कुलीन वर्ग और चर्च के बीच जो टकराहट हो रही है, यानी सॉरी राजतंत्र और मध्य वर्ग मिलकर जो कुलीन वर्ग और चर्च को दबाया, वो प्रक्रिया तो मैंने वाणिज्यवाद में बताई। फिर मैंने आपको प्रबोधन में बताया कि अब जो उभरता हुआ मध्य वर्ग है, महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग है, वो निरंकुश राजतंत्र की स्थिति को चुनौती दे रहा है और चर्च और कुलीन वर्ग से बदलने की मांग कर रहा है।
वही जो मध्य वर्ग की जो विशिष्ट विचारधारा है, जो मध्य वर्ग के वर्गीय हिस्से जुड़ा हुआ है, वो प्रबोधन था और प्रबोधन के सारे पहलू में स्पष्ट कर चुका। आपको जो हमने स्टडी मटेरियल वर्ल्ड हिस्ट्री का दिया हुआ है, पूरी तरह मेरे ही निरीक्षण में फॉर्मुलेटेड है, बल्कि मेरा ही है, तो आप मेरे द्वारा ही तैयार है, तो इसलिए आप उसमें एक जरूर बुद्धिमानी करेंगे कि क्योंकि मैंने ये किसी छोड़ा नहीं है, वो हमने खुद उसको फॉर्मुलेट करवाया है। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप उस स्टडी मटेरियल को बार-बार पढ़िए। उसको आप पढ़ेंगे तो क्लास वो कंप्लीटली ट्यून्ड अप है स्टडी मटेरियल। हालाँकि मैंने कोशिश यह चीज़ की है मॉडर्न में भी और कल्चर में भी, सब में हमने कोशिश की है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में बिल्कुल इसी लाइन पे बन गया। हालाँकि मॉडर्न में भी वही लाइन है। आपको वहाँ भी वही दिखेंगे, जो क्लास दिखेंगे, वो स्टडी मटेरियल दिखेंगे। दोनों के बीच कंप्लीट तालमेल आपको दिखेगा। तो आप उसको बार-बार पढ़िए तो पीछे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रबोधन, तो प्रबोधन का ही कितने पहलू हैं। फिर आप अमेरिकी क्रांति पर आए। अब अमेरिकी क्रांति एक उपनिवेश विरोधी आंदोलन था, यूरोप में घटित भी नहीं हुआ। वो एक दूसरे महाद्वीप में घटित हुआ है, लगभग हज़ारों वर्ष दूर यूरोप से। फिर भी उसे मध्यवर्गीय क्रांति कह दी गई। कारण क्या है कि प्रबोधन ने जो मुद्दा उठाया, उसने एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम दिया पुरातन व्यवस्था को कि आप अपने आप को बदल सकते हो तो बदल लो। मोनार्की को अल्टीमेटम दिया। तो उसमें क्या है कि यूरोप में कुछ शासक स्मार्ट निकले, स्मार्ट इस सेंस में कि बदले तो नहीं, परंतु बदलने का अभिनय कर दिया। जैसे अब उन शासकों का नाम देकर मैं आपको ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहता। वैसे मैं आगे जो थोड़ा कुछ मैप खींच कर यूरोप को, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें जितने इंपॉर्टेंट देश हैं उन सब के नाम उंगली पर आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप देखोगे कौन कहाँ है, तो एक आराम से एक आप टेढ़ा मेढ़ा मैप भी बना सकते हो। तो यूरोप में ये समस्या है ही नहीं। तो मैं यहीं पर ड्रॉप करके आपको बता दूंगा कि कौन कौन देश हैं और किनका क्या है। तो एक देश आपका आएगा प्रशा, अब वो नहीं रहा, वो जर्मनी, जो आगे आप जर्मनी एकीकरण में देखेंगे। तो वहाँ का शासक हुआ करता था, उसका नाम था फ्रेडरिक द ग्रेट। उसी प्रकार से प्रशा के ही बगल में उसमें एक शक्ति हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ऑस्ट्रिया, जिसको हैसबर्ग साम्राज्य में आपको बता दूंगा, पवित्र रोमन सम्राट के पद को भी सुशोभित करता था। तो हैसबर्ग साम्राज्य था, वो ऑस्ट्रिया, उसको ऑस्ट्रिया का ही मतलब केंद्र में था, हैसबर्ग साम्राज्य के केंद्र में। ऑस्ट्रिया और स्पेन दोनों में हैसबर्ग वंश के शासक शासन करते थे। तो ये जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था, उसकी साम्राज्य थी, उसकी महारानी थी, उसका नाम था मेरिया थेरेसा। और रूस तो एक आप समझते हो कि पूरे पूरब में स्थित एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसकी शासिका थी कैथरीन द ग्रेट। उधर कैथरीन द ग्रेट, इधर फ्रेडरिक द ग्रेट। स्पेन का भी एक शासक था, सम जेम्स जेम्स नहीं, कुछ चार्ल्स या सम थर्ड नाम था। और इधर मेरिया थेरेसा थी ऑस्ट्रिया में, और प्रशा में फ्रेडरिक द ग्रेट था। इन सबों को कहा जाता है इनलाइटेन मोनार्क। इनलाइटेन मोनार्क का मतलब है जो प्रबुद्ध, प्रबुद्ध शासक। प्रबुद्ध शासक, ये देखो, प्रबुद्ध का मतलब यहाँ बुद्धिमान शासक या बुद्धिहीन शासक नहीं है। प्रबुद्ध का यहाँ मतलब है ऐसे शासक जो प्रबोधन के कुछ विचारों को मानकर चलता है। और प्रबोधन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे मोनार्क को कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे बदलिए, आप जनता के कल्याण के लिए ऐसे करिए, आप लोगों को कुछ अधिकार दीजिए, आप विधि व्यवस्था में परिवर्तन लाइए, आप वैज्ञानिक विज्ञान तकनीकी को आप संरक्षण दीजिए, और आप शिक्षा के विकास के लिए काम कीजिए। तो उनके जो कुछ एक रिकमेंडेशन थे, उसी रिकमेंडेशन के आधार पर कुछ शासकों ने यूरोप में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें कहा जाता है प्रबुद्ध शासक। अब यहाँ भी गौर करके रखना है कि उनकी भी यहाँ चालाकी है, उनकी भी चालाकी है। आप लोगों को तो मैं उधर नहीं ले जाना चाहता। ऑप्शनल वाले बच्चों से प्राय एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये जो प्रबुद्ध शासक, जो 17वीं 18वीं सदी के जो यूरोपीय प्रबुद्ध शासक थे, विचार में वास्तविक रूप में शायद ही प्रबुद्ध हो सके, तो मतलब वो ऐसा प्रबुद्ध हो या ना हो, जैसे अब वो बोलता है फ्रेडरिक द ग्रेट कि मैं जनता का प्रथम सेवक हूँ, आई एम द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ माई पीपल। इस तरह का स्टेटमेंट देना, तो कम से कम वो कोशिश लोगों में अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है कि यार हम अच्छे हो गए, हम तुम्हारी भलाई के लिए काम करें। अब जो फ्रांस का शासक, जो बुर्बो वंश का शासक था, वो बहुत ऑटोक्रेटिक था। उसे अपने आप में बहुत गर्व था, वो अपनी शक्ति पर उसको बहुत भरोसा था। ये तो आप देख रहे हो, अभी एक लुई 16वां शासक है जो कमजोर शासक है, और उससे पहले लुई 15वां आया था, वो भी कमजोर शासक था। उसके पूर्वज जो लुई 14वां थे, लुई 14, जिसके बारे में बता चुका हूँ कि यूरोप का वो बॉस भी रह चुका था। उसकी अनुमति के बिना यूरोप में पत्ता नहीं हिलता था। 4-4 वॉर उसने लड़े थे, और उस वॉर में 2 वॉर खासकर, जो एक यूरोपीय लीग से वॉर लड़ा था या ऑक्सफोर्ड लीग से वॉर लड़ा था, वो काफी महंगा पड़ा था, और वो फ्रेंच ट्रेजरी को डिप्लीट कर दिया। उसमें फ्रेंच ट्रेजरी पर उसका बहुत बुरा असर हुआ था। तो इस तरह के जो वॉर थे, उस वॉर ने एक तरह से बहुत नुकसान पहुंचाया था फ्रांस की अर्थव्यवस्था को। और बाद में जो लुईस 15 और लुईस 16 थे, उसमें तो योग्यता भी नहीं थी। अब आप लुईस 15 के बारे में एक दिलचस्प बात बताता हूँ। कहा जाता है 1715 से 1774 तक एक लंबे समय तक उसने शासन किया था। उसके समय 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है कम से कम। एक महत्वपूर्ण घटना है कि आपने अमेरिकी क्रांति से पहले अपने सप्तवर्षीय युद्ध का नाम सुना होगा, 7 ईयर्स वॉर, जो हमने चर्चा की थी, जिसमें कि फ्रांसीसी हार गए थे, और उसको मिनी वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। उसमें कई अन्य पार्टी भी इन्वॉल्व थे, प्रशा भी था, ऑस्ट्रिया भी था, सब इन्वॉल्व होकर लड़ रहे थे। तो उसमें हार गया था फ्रांस, तो उसको यहाँ कर्नाटक वॉर इंडिया में हुआ था, तो उसको तो भारत गंवाना पड़ा। उधर कनाडा भी ब्रिटिश के हाथों गंवाना पड़ा था। तो ये जो आप चेंज या परिवर्तन देख रहे हो, तथ्य दर्शाता है कि धीरे धीरे, मतलब कैन यू इमेजिन कि अब लुई 15वां, एक तो दो हार का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही खराब था, 1774 तक रूल किया, और उसे जनता इतनी परेशान थी कि जब उसका डेथ हुआ और उसको वारसाय, पेरिस के बाद दूर एक जगह था, उसका नाम वारसाय था, वो अपने फैशन के लिए, राष्ट्रीय गौरव के लिए वो जाना जाता है। लुई 14वां ने वहाँ पर जो राजप्रसाद बनाया था, पैलेस, सन किंग की उपाधि लेता था। तो जो वारसाय का राजप्रसाद था, उसके जो वैभव थे, उसको देखकर यूरोप के बाकी शासक तरसते थे।
लेकिन जब उस राजमहल से उसका डेड बॉडी निकला तो किसी ने उस पैलेस पर लिख दिया टू लेट। टू लेट का मतलब होता है कि अब ये भारे के लिए अर्थ रखता है। तो समझ सकते हो राजतंत्र की शक्ति और प्रतिष्ठा गिर चुकी है। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, रस्सी जल गई परंतु ऐठन नहीं गई। तो इधर फ्रांस के शासक फिर भी अपनी उस निरंकुशता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब लुई 16वां जिसके समय एक क्रांति होगी उसकी स्थिति तो और भी खराब है। उसके बारे में कहा जाता है कि लुई 16वां जब 1774 में वो कोई अपने दूसरे काम में था, उसको तो राजकार्य से कोई मतलब नहीं था। जब अचानक लुई 15वां की मृत्यु के पश्चात जब उसे प्रस्ताव आया था शासक बनने का तो नर्वस हो गया था, बिकॉज ही डिडंट प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एनी टाइम इन हिज लाइफ। अब वो इनएक्सपीरियंस्ड किंग, फ्रांस में उतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो कैसे उसको वह पार करेगा। तो ये तो खैर फॉर टाइम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बृहत्तर आइडिया यह है कि जो प्रबोधन से जो बातें शुरू हो चुकी है टकराहट की, मतलब जो प्रबोधन ने जो मांग उठाई है उस मांग की पहली गूंज अमेरिकी क्रांति में सुनाई दी। इसलिए अमेरिकी क्रांति को हम फ्रांसीसी क्रांति से पृथक करके नहीं देखते हैं, क्योंकि जिस मध्यवर्ग की आकांक्षा को प्रबोधन ने व्यक्त किया है उस मध्यवर्ग की आकांक्षा पहले आपको अमेरिकी क्रांति के मध्य देखने को मिलती है। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी भाई अमेरिकी क्रांति तो मामला था किसी एक उपनिवेश का और एक किसी महानगरीय राज्य का, फिर अमेरिकी संयुक्त राज्य मतलब अमेरिकी उपनिवेश में तो कोई राजतंत्र है भी नहीं, तो ये मध्यवर्ग और राजतंत्र की टकराहट कैसे माने। तो है ना, मैंने आपको उदाहरण दिया कि टकराहट अमेरिकी मध्यवर्ग ही कर रहा है, वो क्रांति अमेरिकी मध्यवर्ग के द्वारा ही चलाई गई। दिन वर्ग का बड़ा ही नेग्लिजिबल रोल और कुलीन वर्ग तो उसका विरोधी रहा क्रांति का। इसलिए तुम देखते हो बहुत सारे कुलीन तो लगभग 60,000 कुलीन तो कनाडा चले गए अमेरिका छोड़कर। लेकिन जब आप पूरब की तरफ आते हो तो यहाँ पर आप देखते हो, सॉरी जब आप उससे पूरब मतलब यूरोप में, तो आप हाँ तो आप देखते हो कि अमेरिका में जो मध्यवर्ग ने क्रांति की वो तो ब्रिटिश राजतंत्र के अगेंस्ट में की, ब्रिटिश मोनार्क के अगेंस्ट में की। तो मामला तो मध्यवर्ग और मोनार्क का ही है। तो जब अमेरिकी क्रांति हुई तो महज एक उपनिवेश होता तो नहीं हुआ, एक सफल मध्यवर्गीय क्रांति हुई जिसको यूरोप के मध्यवर्ग ने भी ताली बजाकर स्वागत किया। अब कह नहीं सकता कि ब्रिटिश मध्यवर्ग दुखी हो रहे थे या खुश हो रहे थे। वे वैसे मध्यवर्ग के लोग, व्यापारी या वैसे मध्यवर्ग के लोग जिनका अमेरिका में डायरेक्ट इंटरेस्ट था, वो तो जरूर दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि संयुक्त उपनिवेश गंवाने से उनकी एक तरह से आमदनी के स्रोत थोड़ा सूख रहे थे। लेकिन जो अमेरिका में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे मध्यवर्ग के मेंबर्स, एक तरह से वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे, क्योंकि उनके भाई बिरादर की ही जीत हो रही थी। तो अमेरिकी क्रांति की ही अगली कड़ी है फ्रांस की क्रांति। अब देखो वैसे तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे विचार में कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति को किस प्रकार से प्रेरणा दी, लेकिन मैं एक बात इसमें यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए कहीं पर आपको रेफरेंस के लिए लिखना पड़े तो आपके पास रेफरेंस के लिए लिखने के लिए दो बातें। एक तो यह है कि अमेरिकी क्रांति में जो फ्रांस की भागीदारी होगी, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर आपके सामने मुद्दा आए कि अमेरिकी क्रांति अमेरिकी क्रांति अमेरिकी क्रांति में फ्रांस की क्रांति को किस प्रकार उत्प्रेरणा प्रदान की, किस प्रकार उत्प्रेरणा प्रदान की, फ्रांस की क्रांति को किस प्रकार उत्प्रेरणा प्रदान की जाता है कि फ्रांस की क्रांति को किस प्रकार उत्प्रेरणा प्रदान की। तो तुम एक बात तो बिल्कुल ही कंपल्सरी दे सकते हो कहीं भी बिना सोचे समझे कि वैचारिक समर्थन। वैचारिक समर्थन का मतलब है जो प्रबोधन का विचार यूरोप में आया और वह फिर यहाँ से यूरोप से अमेरिका गया, तो उस विचार का क्रियान्वयन अमेरिकी महाद्वीप में देखा गया। फिर जब वो विचार लौटकर आया तो मतलब यह यूरोप पर फिर दोबारा प्रभाव छोड़ दिया। तो वैचारिक समर्थन तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जैसे नारे तो हैं ही, और दूसरा फ्रांसीसी सैनिक क्रांति के प्रभाव में, फ्रांसीसी सैनिक क्रांति के प्रभाव में। ओके, अब ये कहोगे फ्रांसीसी सैनिक ये कौन है जो क्रांति के प्रभाव में कैसे आ गए। तो आपको याद है कि अमेरिकी क्रांति में फ्रांस ने सक्रिय हिस्सा लिया था और क्योंकि उसका उद्देश्य था किसी तरह से ब्रिटिश को अपमानित कर उसे सत्वर्षीय युद्ध का बदला लेना। इसमें जो कुछ सेना फ्रांस से भेजी गई थी, लाफायत तो उसका कमांडर था, तो सेना वहां गई थी। तो द आर्मी रिटर्न फ्रॉम देयर इन्फेक्टेड विद न्यू आइडिया। ये तो बहुत ही कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे होंगे तो यहाँ से जो इंडियन आर्मी जो यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने गई थी और जर्मन मोर्चे पर लड़ी, फ्रांस में भी उसने पोजीशन लिया था जर्मनी के अगेंस्ट में, तो उन मोर्चे पर जब वहां गई और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क और पश्चिमी सभ्यता की चमक दमक के नीचे जब उसने एक यूरोप का वो क्रूर चेहरा देखा तो उस सैनिकों में एक नया उत्साह आ चुका था। जब वो लौट कर वो सैनिक आए तो अधिकतर किसान परिवार से थे, तो अब अपने अपने चौपाल में गए, अपने अपने गाँव में लौटे, बाकी किसानों को भयमुक्त किया, कह रहे ब्रिटिश से क्या डरना, तुम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया है, हम लोगों ने उनको ऐसे बचाया वैसे बचाया, तो ये साहब लोग जैसा है वैसा है नहीं, बड़े डरपोक किस्म के हैं। तो कुछ इस तरह की बातें उन्होंने जो फैलाई तो उससे सामान्य किसानों में भी ब्रिटिश के प्रति भय कम हुआ। और फिर इन नवीन विचारों का प्रभाव आपको उस समय 1920 के दशक में बहुत सारे कृषक आंदोलन में भी देखने को मिलेगा। और इस बात को मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस ने लिखा है, कोई हीवर से नहीं है। ये बात फ्रांस पर भी लागू होती है, जो रिटर्न सैनिक है तो नवीन विचारों से प्रभावित होकर है। और तीसरा फैक्टर कहोगे फ्रांस का आर्थिक संकट। जैसे मैं आपको फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण यह बताऊंगा
कि फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण है फ्रांस का आर्थिक संकट। क्योंकि देखो, अब तात्कालिक कारण क्या हुआ कि जब फ्रांस का एक तरह से समझो तो उसका खजाना खाली है, फ्रांस के शासक की आय का सोर्स नहीं और वह इनकम को बढ़ाने की स्थिति में नहीं। तो इस कारण से जब वो चारों तरफ से हार जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा, तब वो कहेगा कि स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। स्टेट जनरल एक संस्था थी, किस तरह की संस्था थी मैं आपको बताऊंगा। तो वो कारण बना तात्कालिक। तो अगर आपको अमेरिकी क्रांति को प्रेरणा वाली बात लिखनी हो तो 3 फैक्टर को आप सीधा मेंशन कर देना। आपका क्वेश्चन, हालांकि लिखने में इस तरह का क्वेश्चन कोई बनता हुआ, मैंने आपको क्या कहा, वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 बातों के लिए मैं आपका काम कर रहा हूँ। एक तो आप ओरिजेंटल नॉलेज गेन करो, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जोड़कर तैयार रखो, क्योंकि क्वेश्चन जैसे इस साल पूछा है उसी प्रकार से वो टॉपिक स्पेशलाइज क्वेश्चन आप उसे डीकोलोनाइजेशन में या उपनिवेश मुक्ति में जो आपसे पूछ लें, सामान्यतः वो आपसे डीकोलोनाइजेशन को छोड़कर बाकी पर स्पेसिफाइड क्वेश्चन नहीं पूछे। और दूसरा कि मैं यह भी उम्मीद करता हूं, मेरा दूसरा उद्देश्य यह है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रिज्म से, वर्ल्ड हिस्ट्री के चश्मे से देखते हुए विश्व इतिहास में परिवर्तन को इस कदर समझ लो कि आप उसे समकालीन अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संविधानवाद सभी के विकास को बखूबी और अच्छे ढंग से समझिए। तो इसे आप यहाँ पर देखिए। तो फ्रांसीसी सैनिक क्रांति, तो ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पर आपने कारणों में पहला आपने राजनीतिक कारण देखी, जब उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में गिरावट आ गई थी। अब यहाँ पर 2 बातें, एक तरफ आर्थिक वाला पहलू है, दूसरी तरफ सामाजिक वाला पहलू है। सामाजिक वाले पहलू में हमने यह बताया, तो आप देखना कि फ्रांस का समाज विशेषाधिकार प्राप्त प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट और विशेषाधिकार विहीन वर्ग तृतीय स्टेट के मध्य विभाजित हो गया था। सामाजिक रूप से प्रभावशाली कुलीन वर्ग और आर्थिक रूप से प्रभावशाली मध्य वर्ग के बीच विभाजन था। किसान राज्य के कर एवं सामंती करों के दोहरे बोझ से पीड़ित। अब इतना ही से आपका काम चल जाए। वैसे मेरा स्टडी मटेरियल में आपको डिटेल से मिल गया। देखो, क्रांति में 2 कथा एक साथ चल रही। एक तो हम स्पेशलाइज जिसको कहते हो, बिल्कुल क्लोज व्यू आपको फ्रांस के अंदर क्या घटित हो रहा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। उससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको एक ब्रॉड व्यू दिया हूँ कि प्राचीन काल और मध्यकाल से होते हुए आधुनिक पश्चिम पूर्व से फ्रांस की क्रांति तक एक ब्रॉड चेंज, एक यूनिवर्सली जो ब्रॉड चेंज हो रहा है, वो ब्रॉड चेंज यूरोप के स्तर पर कैसे हो रहा है, फ्रांस उसी चेंज का एक हिस्सा है। और आगे फिर फ्रांस आगे के चेंज को कैसे देगा, तो दोनों को आप पैरेलल में लेकर चलना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके ब्रॉड आइडियाज को लेकर होगा। इस साल का प्रश्न भी आपको ब्रॉड आइडिया को लेकर है, लेकिन कुछ फ्रांस स्पेसिफिक इशूज है वह भी आपको जानना चाहिए। वो बिना तो उसे आप नहीं जानेंगे तो आपकी तैयारी भी अधूरी रह जाएगी और प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। इसको आप समझिए क्या है। एक तरफ देखो, राजतंत्र के पास वास्तविक शक्ति नहीं है लेकिन निरंकुशता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ फ्रांस का समाज विभाजित है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, उस समय का जो भी समाज है वो विभाजित ही था। यूरोप का समाज विभाजित था, हर जगह विशेषाधिकार प्राप्त और विशेषाधिकार विहीन वर्ग थे। तो फ्रांस ऐसा नहीं कि कोई एक नई चीज पेश कर रहा है। हाँ, इसमें जो प्रथम स्टेट है उसको कहते हैं चर्च। तो हमेशा फ्रांस अपने आप को रोमन कैथोलिक देश के रूप में चित्रित करता रहा है। तो चर्च के कुछ अधिकारों को और विशेषाधिकारों को फ्रांस के शासक ने सुरक्षित रखना चाहा। एक तो यह पहलू है और दूसरा है कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग में क्या चालाकी मोनार्की की है, राजतंत्र की, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राजनीतिक शक्ति तो इनका तुर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं कुलीन वर्ग के आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकारों को संरक्षण दे रहा है, क्योंकि वो स्वयं उसके हाथ में। तो अब क्या है कि फ्रांस का समाज अब 3 पार्ट में विभाजित है। पहले ध्यान कर ले, प्रथम स्टेट में है पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में है कुलीन वर्ग। ओके, इसमें तो आपको मुझे लगता है कि समझने में दिक्कत नहीं होगी। समाज में प्रथम स्टेट, स्टेट में करके हम स्टेट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रथम स्टेट कुलीन वर्ग, दूसरा स्टेट उल्टा, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग। करेक्शन, पादरी वर्ग। अब पादरी वर्ग तो समझते हो कि चर्च जैसे अपना मठ है, हिंदू मंदिर और मठ है, उसी प्रकार से यूरोप में चर्च था। और हमारे यहाँ जैसे मठाधीश होते थे और जिस प्रकार से आप देखते हो कि वो साधु संत होते या फिर बौद्ध भिक्षु बौद्धों में होते, उसी प्रकार से यूरोप में पादरी होते। तो ये पादरी वर्ग हो गया। दूसरा आप देखते हो द्वितीय स्टेट। अब द्वितीय स्टेट में यहाँ पर आपका आता है कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट ऐसी कोई थर्ड स्टेट कहा जाता है, तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट, इसमें आपको मध्य वर्ग आता है और निम्न वर्ग आता है, दोनों इस स्टेट में। अब देखिए, ये दोनों विशेषाधिकार। अब आप जानते हो कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और चूंकि आर्थिक क्षेत्र में प्रतिभा के बल पर मध्य वर्ग बढ़ रहा है, तो मध्य वर्ग के पास आर्थिक शक्ति काफी आती है। लेकिन आर्थिक शक्ति है परंतु सामाजिक रूप से उसकी स्थिति हीन है, क्योंकि थर्ड स्टेट का मेंबर है। इसलिए उसके जो सामाजिक अधिकार हैं वह जस्ट निम्न वर्ग की तरह है। निम्न वर्ग कौन है बताने की जरूरत नहीं है, किसान है, कारीगर हैं, ये सब जो आर्थिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं वो निम्न वर्ग। अब यहाँ पर जो प्रथम स्टेट है और द्वितीय स्टेट के लोग हैं, ये है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। इन्हें कर से छूट है, इन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता, उल्टा ये कर लगाते हैं। जैसे कुलीनों ने अपना कर लगा रखा था किसानों पर, उनसे उपहार फल फूल और बेगार लेते थे। और पादरी वर्ग के द्वारा एक आप देखते हो जिसको टाइथ नामक कर, और पीटर्स प्रिंस एक टाइथ नामक कर, याद रखिए, चर्च लोगों से टाइथ लेता था। और जो निम्न वर्ग है इस पर सबसे अधिक दबाव। अब निम्न वर्ग पर दबाव क्या है कि निम्न वर्ग को राज्य को ताइल नामक कर देना पड़ता है, ये राज्य को ताइल नामक कर देते हैं और चर्च को टाइथ नामक कर देते हैं। तो इनको टाइल देते हैं, इनको टाइल्स देते हैं
और ऊपर से वे सामंतों को भी कुछ कर देते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, उन्हें बेगार देते हैं, तो इनके निम्न वर्ग के ऊपर वास्तव में आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा है। मध्य वर्ग को आर्थिक परेशानी नहीं है, इनको भावनात्मक परेशानी। क्योंकि जब इनकी अब देखो स्थिति क्या है कि कुलीन वर्ग हैं, उनमें से अधिकांश कुलीनों की आर्थिक दशा खराब हो चुकी है। क्योंकि मिनरल प्रणाली टूट चुकी है, इनकी भूमि संपदा सिमट चुकी है और इनके आय के साधन सीमित हो गए हैं और इनका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण है, एक पैरासाइट क्लास की तरह जी रहे हैं। तो इनमें वह उद्यमशीलता नहीं है, तो इनकी आर्थिक दशा अधिकांश सदस्यों की खराब हो चुकी है। बल्कि कई बार तो नौबत यह आती है कि यह मध्य वर्ग के सदस्य से कर्ज भी लिए हुए हैं, तो इनके कर्जदार भी हैं। लेकिन जब बात आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकारों की आ जाती है, तो इनका स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाता है, इनका स्टेटस नीचा है। तो अब आ जाइए मुख्य बिंदु पर। देखिए, यह विभाजन यूरोप के बाकी क्षेत्रों में भी है। लेकिन ये क्रांति फ्रांस में इसलिए घटित हो रही है कि यूरोप के बाकी क्षेत्रों में यह वर्ग है, यह वर्ग उतना, इसका पतन नहीं हुआ, नंबर वन। और यह वर्ग उतना ताकतवर नहीं हुआ। इसमें एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है डेविड थॉमसन, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था, उन्होंने यह कहा है कि आर्थिक रूप से प्रभावकारी और सामाजिक रूप से प्रभावकारी वर्ग के बीच हितों की टकरार। तो अब आपको जिज्ञासा होगी, आर्थिक रूप से प्रभावकारी और सामाजिक रूप से प्रभावकारी वर्गों के बीच हितों की टकरार से क्या मतलब है? तो आर्थिक रूप से प्रभावकारी वर्ग है मध्य वर्ग, क्योंकि इसके पास आर्थिक क्षमता है, लेकिन ये सभी प्रकार के सामाजिक अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित है। तो इसकी सामाजिक स्थिति हीन है, आर्थिक स्थिति अच्छी है। इनकी आर्थिक स्थिति हीन है और सामाजिक स्थिति अच्छी है। तो अब अगर इनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर है, तो इनकी सामाजिक आकांक्षाएं जगी और इनके मन में आक्रोश हुआ कि हम इस स्थिति को क्यों प्राप्त। एक महत्वपूर्ण कारण ये हो जाता है। और मैं एक बात बताऊं, जहां तक निम्न वर्ग का सवाल है, तो दबा पीछा वर्ग कि दैट इज डाउन नीड्स फेयर नो फॉल। अब उसको नीचे क्या गिरना है, उसमें वो चेतना भी नहीं। निम्न वर्ग तो अपना बड़े भाई मध्य वर्ग की तरफ देख रहा है कि जैसे जैसे बड़े भैया करेंगे हम वैसा करेंगे। उनका ना अपना नेतृत्व है, ना उनकी अपनी अलग विचारधारा है, ना उनकी अपनी कुछ अलग सोच है। अभी वो एक म्यूट, एक सबमिसिव क्लास की तरह है। लेकिन यह क्लास भी फ्रांस की क्रांति के मध्य एक्टिव होगा। अमेरिकी क्रांति के मध्य हम लोगों ने एक्टिव हुआ है निम्न वर्ग, लेकिन उसका बहुत कम रोल है। फ्रांस की क्रांति में इसका रोल बढ़ेगा। और अगर फ्रांस की क्रांति में निम्न वर्ग का रोल बढ़ा, तो आगे चेंजेज में या उसके स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, यू कैन वेरी वेल इमेजिन दिस। तो खैर फिलहाल तो ये बात रह गई कि भाई अब ये कुछ ना कुछ लफड़ा है। पादरी तो अपना प्रोटेक्टेड पोजीशन में भी है, ये भी अपने विशेषाधिकार है, ये भी है। इसको आपने देखा। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या होना है। सामाजिक आपने देखा, किसान राज्य को कर दोहरे बोझ से पीड़ित वगैरह। अब आर्थिक में देखिए, जैसे पहले कार्ल मार्क्स था या कुछ और विद्वान थे, वो मानते थे कि फ्रांस की क्रांति का कारण हुआ कि कुछ लोगों की आर्थिक दशा बड़ी खराब हो गई, इस तरह की बात हुई। लेकिन इस मत को अस्वीकार कर दिया गया, कहा कि नहीं, फ्रांस की क्रांति इसलिए नहीं हुई कि आर्थिक तंगी थी। क्योंकि देखो, आर्थिक एक लंबे समय तक लोग आर्थिक परेशानी झेलता रह जाता है, तो क्रांति के लिए उपयुक्त परिस्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि लोग धीरे धीरे उस स्थिति में जीने के आदी हो जाते हैं। उनको अपनी स्थिति से शिकायत नहीं रहती है, वह उसी में फिर धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। क्रांति के लिए सबसे परिपक्व स्थिति वह होती है कि जब एक लंबी काल की आर्थिक समृद्धि के पश्चात एक अल्प काल के अवसान का काल आता है। जैसे अब माना जाता है प्राय कि 1730 से 1770 के बीच फ्रांस की अर्थव्यवस्था, आपको उतना जाना नहीं है, वैसे भी आपको मुझे नहीं लगता कि आपको जनरल स्टडीज में कभी, वैसे तो ऑप्शन में वैसा नहीं पूछता, और जीएस में कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जो फ्रांस की क्रांति के कारणों पर आपको लिखना पड़े, ऐसा हमें नहीं लगता है। ओवरऑल चेंज पर लिखना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी इनके कारणों की चर्चा कर देते हैं। आप लोग इसमें अपना बहुत समय जाया मत करिएगा और आप कोई पुस्तक भी मत पढ़ें। आप अलग अलग पढ़ेंगे तो